तो सितंबर का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स अब हम लोग देखते हैं। देखो, प्रोटेक्टिंग द एटलांटिक नहीं, एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट, इसके बारे में कुछ कुछ बातें चल रही है कि एंटार्क्टिक में जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट वगैरह करो। तो इसी के लिए जो बेसिकली क्या हुआ है कि इंडिया ने अर्ज करा था कमीशन को कि फॉर द कंजर्वेशन, ये जो इसका मेंबर जो CCAMLR का जो मेंबर कंट्रीज़ है उसको बोला था टू इंश्योर दैट इंडिया रिमेन्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ द दीज मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन फ्यूचर। कौन सा मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़? जो वो तुम्हारा एंटार्क्टिक टाइप का जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है उसी के लिए बोला इंडिया कि उसको मेंबर वगैरह कंटिन्यूस आगे तक रखे रहो। ठीक है, इस कमीशन को बोला है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्शन वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर सको। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। ये हो गया तुम्हारा CCMLR के बारे में। ठीक है, नहीं, CCMLR जो अभी न्यूज़ में चल रहा है ये हो गया। उसका CCMLR क्या है आपका? ये एक तरह का बॉडी है जो कि कंजर्व करता है, जिसका एम है कंजर्व करना मरीन लाइफ को। ये आया था 1982 में एज अ पार्ट ऑफ ATS, माने एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। ठीक है, जो कि हर्ट है किसका? एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 का। आप मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में देख लो। ये बेसिकली ओशन का वो पार्ट होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी न किसी तरह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आप लोग क्या करते हो, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हो, सो दैट वो वाला जो मेरीन का जो एरिया है वो पोल्यूशन या कुछ कुछ और भी इश्यूज़ होते हैं उससे बचाया जा सके। उसके बाद एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में देख लो। एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुआ था वाशिंगटन में कब? 1 दिसंबर 1959 में। किसके द्वारा? तो बाय 12 कंट्रीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जब ये आया था या जब ये साइन हुआ था तो 12 मेंबर जो था उसका पार्ट इंडिया था कि नहीं? या तो ये आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है कि जब ये एंटार्क्टिक ट्रीटी आया था तो ओरिजिनली इंडिया उसका पार्ट था कि नहीं था? तो अपने क्या पता होना चाहिए, नहीं, ये जो नहीं था मेंबर उस समय ओरिजिनली इंडिया, जो पहले जो 12 कंट्रीज़ आई थी उसमें इंडिया नहीं था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने इसको साइन कर लिया और इंडिया इसमें फोर्स में आ गया था। कब? जो ये ट्रीटी है ये इंडिया में फोर्स में कब आया था? 1961 में आ गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग इस ट्रीटी का पार्ट हैं? तो हाँ, अभी हम लोग हैं, बट जब जिस समय ये साइन हुआ था उस समय अपन लोग नहीं थे। चलो, अब मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में देख लेना। ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ एंटार्क्टिक एज ए वाइल्डनेस फॉर एस्थेटिक एंड साइंटिफिक वैल्यू के लिए यहाँ पे है। तो सिंपल आ सकता है कि मैड्रिड प्रोटोकॉल समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट? सिंपल ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि प्रीलिम्स 2022 नज़दीक है आप लोग के लिए। देखो, इंडिया का अगर अंटार्कटिका में आप कुछ मिशंस वगैरह देखोगे या कुछ कुछ जो इंडिया कर रहा है अंटार्कटिक के बारे में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तब भी देख लो, ये साइन कब करा था अंटार्कटिक ट्रीटी? तो 1983 में किए थे। ठीक है, और जो मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है इंडिया में जो तुम्हारा था, इंडिया में इंटर्ड हुआ था 1998 में। उसके बाद इंडिया जो है मेंबर किसका है? COMNAP का, मतलब काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल एंटार्क्टिक प्रोग्राम, इसका मेंबर है। चलो ठीक है, उसके बाद इसका ही मेंबर है, CAR का भी मेंबर है, CCAMLR का भी मेंबर है, जो इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। चलो, उसके बाद ये हो गया। और इंडिया का अभी एक इंडियन एंटार्क्टिका बिल 2021 में आया है, तो ये आपको एक बार देखना होगा। इस बिल को आप लोग देख सकते हो। चलो, क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर कोस्टल सिटीज़, बहुत अच्छी बात है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर प्रीलिम्स के लिए आता है तो आ सकता है प्रीलिम्स के लिए भी, बट ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आजकल क्या हो रहा है प्रीलिम्स में कि कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी वो प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो इसको एक बार अगर रीड आउट कर लोगे आप लोग तो थोड़ा सा सही रहेगा। चलो, इसमें कुछ कुछ जैसे पॉइंट है, जैसे थोड़ा सा मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे NCSCM जो कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है, ये इस्टेब्लिश किया गया है MOFCC के द्वारा चेन्नई में। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है ये किस चीज़ के लिए होगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो, एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट, मैंने कुछ दिन पहले
या मैंने पहले किसी लेक्चर में AQI वगैरह के बारे में मैंने बताया था कि किस में कितना इंडिकेटर है, ये सब है, ठीक है। तो वो सब आप लोग देख लेना। बहुत पहले लेक्चर, कुछ टाइम पहले लेक्चर में, करंट अफेयर्स का ही लेक्चर था, तो उसमें मैंने बता रखा है। एयर पोल्यूशन मेजरमेंट, अच्छा देखो ओपन AQ के बारे में देख लो। ओपन AQ एक तरह का क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एफर्ट है टू मेंटेन एन ओपन सोर्स डेटाबेस ऑफ एग्रीगेटेड करंट एंड अचीव आर्काइव्ड एयर क्वालिटी डेटा गैदर्ड इन रियल टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। अच्छा, ओपन सोर्स डेटाबेस क्या होता है? देखो ओपन सोर्स डेटाबेस है कि जनरली बहुत कोई इसको एक्सेस कर सकता है या ओपन हो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए जनरली। चलो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये देखो एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड एजेंसीज इन्वॉल्व। इसमें जो तुम्हारा एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट देखोगे इंडिया में, तो इसमें कौन कौन सा एजेंसीज इन्वॉल्व है। देखो CPCB ने, CPCB बोले तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनिशिएट करा था नाकम बोले तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। कब? 1984 में। कितने 7 स्टेशंस के साथ ये स्टार्ट करा था यहाँ पे एट आगरा एंड अनपारा, और सब्सिक्वेंटली जो है ये प्रोग्राम को नेम कर दिया गया था नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर आपने देखना होगा तो ये देख सकते हो कि जो मॉनिटरिंग होता है ये कैरी आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ CPCB, SPSB। CPCB बोले तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB बोले तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तीसरा पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़, और फिर नीडी क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सब मॉनिटरिंग के द्वारा कैरी किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखोगे ना तो CPCB के द्वारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नाक्स के फॉर्म में किया गया है, ठीक है। एयर क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ नाक्स के फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। नाक्स बोले तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, 12 पैरामीटर्स है, 12 के 12 पैरामीटर्स याद होने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर ऑफ लेस देन 2.5 माइक्रोन्स, और जिसको PM 2.5 बोलते हो, और PM 10 भी होगा बोले तो PM ऑफ लेस देन 10 माइक्रोन साइज। उसके बाद O3 बोले तो ओजोन। उसके बाद लेड PB, एमोनिया NH3, बेंजोल पायरीन, ठीक है, बेंजीन C6H6, BAP हो गया, C6H6 हो गया, आर्सेनिक AS, उसके बाद निकल NI। तो ये 12 जो कंपोनेंट्स है ये आपने याद होना चाहिए। और आपको ये भी याद होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अपन का है उसमें जो है इसमें से कौन कौन है कौन कौन नहीं है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि AQI में 8 इंडिकेटर्स है, इसमें से 4 इंडिकेटर्स उसमें नहीं है, ठीक है। ये आपको देखना होगा। ये मैंने पहले बता रखा है किसी क्लासेस में, ये करंट अफेयर्स के क्लासेस में। अब देखो शून्य कैंपेन क्या है। ये शून्य कैंपेन तुम्हारा क्या है, प्रमोट करेगा जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विथ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपका इसका शून्य कैंपेन का ये आपका एजेंडा है। और जो शून्य कैंपेन है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा और RMI इंडिया के द्वारा। तो शून्य कैंपेन के बारे में 2 चीज़ पता होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि ये प्रमोट करेगा जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के बारे में। दूसरा क्या है, नीति आयोग के द्वारा और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के द्वारा, ये 3 के द्वारा ये आपका कैंपेन आया है, लॉन्च करा गया है। अब सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी के बारे में देख लो, नाम से पता चला है सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी क्या होगा, पूरा गोल गोल घूमेगा, ये सब चीज़ होगा। बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, इंडिया जो है पहला एशियन कंट्री बना है टू डेवलप प्लास्टिक पैक्ट फॉर बिल्डिंग ए सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स। ये आपने पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया पहला कंट्री बना है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा जो प्लास्टिक पैक्ट है, इंडिया का जो प्लास्टिक पैक्ट है, ये लॉन्च किया गया इन कोलेबोरेशन एज ए कोलेबोरेशन बिटवीन WWF इंडिया एंड CII बोले तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये दोनों के कोलेबोरेशन के द्वारा ये प्रोग्राम को, ये जो पैक्ट है इंडिया का, जो इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट है, इसको लाया गया है। अच्छी बात है, इसको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना। सिंपल पूछा जा सकता है कि सिंपल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको जो सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी है ये क्या है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। पहला दे देगा कि सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी क्या होता है, उसका डेफिनेशन दे दिया,
मतलब 3 स्टेटमेंट है, फॉलो विच ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। उसके बाद जो उनका रहता है 1 2 1 2 3 1 1 2 ओनली, ऐसे जो भी है ये सब दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला दे हो सकता है कि सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी का डेफिनेशन दे दे। दूसरा में दे दे कि आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द सेकंड एशियन कंट्री टू हैव दिस पैक्ट। तो ये क्या स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि इंडिया पहला एशियन कंट्री है। तीसरा क्या स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि ये जो है यहाँ पे क्या दिया, WWF इंडिया और CIA के कोलेबोरेशन में है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि ये जो पैक्ट है ये कोलेबोरेशन विथ नीति आयोग और कोई भी स्टेट दे देंगे कि इन दोनों के बीच में आया है, तो वो भी स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जब पढ़ रहे हो कोई टॉपिक तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपका जो है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है और आप उसको कैसे डील कर सकते हो। UPSC माइंड का क्वेश्चन सेट भी अपने दिमाग में चलाते रहो। चलो, और ये सपोर्ट जो हुआ, ये पैक्ट सपोर्ट किया गया है UKRI एंड रैप के द्वारा। UKRI बोले तो यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन और WRAP बोले तो वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रीडेटेड प्रोडक्शन, इस दोनों के द्वारा इसको सपोर्ट भी करा गया है। बहुत बढ़िया। अब देखो स्टेप्स कुछ कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये तुम्हारा जो लोकल बॉडी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। समझ में आ गया लोकल बॉडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018, यहाँ पे EPR वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस करा गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर देखना होगा तो फिर से अमेंडमेंट आया था रूल्स 2021 में, ये सब देख लेना अगर देखना होगा तो। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग, ये था ना। चलो ये हो गया अपना। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे है। तो एक बार रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन के बारे में इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग REC के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में यूट्यूब पे कोई वीडियो अच्छे से देख लेना। अभी मैं इस वाले टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ जो कि ये मैगजीन में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। और अगर आपने याद करना है और अच्छे समझना है तो मैंने अच्छे से इसमें टिक करा है। अच्छे से देखो, आप देखो, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिडिज़ाइन करा है, REC मैकेनिज़्म टू बूस्ट ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। ये ट्रेडिंग वगैरह के लिए मैकेनिज़्म है बेसिकली। अगर रिन्यूएबल को प्रोड्यूस करता है तो वो जो रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस करा है उसको ट्रेडिंग वगैरह के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म है REC वाला, ठीक है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है कि REC कैसे कैसे मैकेनिज़्म में आया था, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। देखो मैंने टिक कर दिया है। देखो जो जो मैंने टिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, उसको तो छोड़ना मत पढ़ना, ठीक है। और अगर होगा तो भी हम, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और REC क्या होता है तुम्हारा, मैंने बता दिया कि मार्केट बेस्ड, मैंने बताया ना ट्रेड वगैरह हो सकता है, तो उसी को अच्छे से वर्ड में पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है वेयर वन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है वेयर द ऑनर ऑफ REC कैन लीगली क्लेम टू हैव परचेज्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा एक REC क्या होता है, वन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है, इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 MWH, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। 2 कैटेगरीज RECs की होती है, एक तो सोलर RECs हो गया, दूसरा नॉन सोलर RECs हो गया, ठीक है। ये जो RECs है ये ट्रेड कहाँ होता है, ट्रेडेड इन पावर एक्सचेंज विद इन द फॉरबेयरेंस प्राइस एंड फ्लोर प्राइस डिटरमाइंड, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ये जो प्राइस है ये बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा टाइम टू टाइम पे ये चीज़ को आपको इस प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद NLDC नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटी, इशुएंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो और भी कुछ दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स कैप्टिव पावर प्लांट्स आर एलिजिबल फॉर ऑफ परचेजिंग ऑफ REC। अच्छा, कैप्टिव पावर प्लांट्स क्या होता है पता है? चलो देखो एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। नालको एक कंपनी है, नालको PSU है। नालको जो है तुम्हारा उसका एक प्लांट भी है, स्मेल्टिंग प्लांट भी, और एक CPP भी है, कैप्टिव पावर प्लांट। मतलब जो है
वो जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। सीपीपी क्या है, कैप्टिव पावर प्लांट, इसका काम दूसरा कुछ है। जैसे कि नालको का अगर देखो तो एल्युमिनियम से रिलेटेड काम करता है, बट यहाँ पे जो स्मेल्टिंग वगैरह के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा उसके लिए ये खुद ही इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। तो मतलब क्या है, ये अपने लिए खुद भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और हो सकता है दूसरे को भी थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कर सकता हो, बट आई एम नॉट श्योर कि ये दूसरे को प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। बट कैप्टिव पावर प्लांट इस तरह से मान लो कि अपने काम के लिए उन्होंने एक पावर प्लांट भी बना के रख दिया है, जो कि जैसे स्मेल्टिंग का मैंने नालको के बारे में मैं बोल रहा था कि ये जो नालको वाला प्लांट है तो ये एल्युमिनियम बनाने का काम है इसका, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेने के बदला क्या करेगा, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यही हो गया कैप्टिव पावर प्लांट। ये एक पावर प्लांट बनाएगा जो कि कैप्टिव होगा इसको यूज़ करने के लिए, चलो खुद के यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। उसके बाद चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द रिवैम्प्ड आरईसी मैकेनिज्म, पढ़ लेना यार क्या क्या चेंजेस आया है, अच्छे से पढ़ लेना। क्या है, वैलिडिटी जो आरईसी का था परपेचुअल नहीं होगा जब तक ये सोल्ड नहीं हो जाता है। अब तुम्हारा फ्लोर एंड फॉरबियरेंस का जो मैक्सिमम प्राइस, फ्लोर एंड फॉरबियरेंस मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ आरईसी को इसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया इसको। उसके बाद मॉनिटर और सर्विलेंस वगैरह किया जाएगा, और भी कुछ कुछ है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। मिथेनॉल इकोनॉमी देखो, इंडिया जो है अपना फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड हाई एस कूल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट को बनाया, ये इनॉग्रेट करा है कहाँ पे, एट भेल R&D सेंटर, कहाँ पे, हैदराबाद में इनने ये करा है। ठीक है, चलो ये हो गया आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ यस, तो ये आपका मिथेनॉल के बारे में आपका हो गया क्या चीज़, मिथेनॉल प्रोडक्शन सब के बारे में हो गया कि इनॉग्रेट कहाँ करा गया है, इंडिया के द्वारा पहला इंडिजिनसली, तो भेल R&D सेंटर हैदराबाद में। अच्छा, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है तुम्हारा, जो कोल होते हैं ना, कोल को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसका सिंथेसिस गैस बन जाता है। ठीक है, कोल को जब गैस के फॉर्म में आप एक तरह से सिंथेसिस गैस के फॉर्म में, या सीन गैस जिसको बोला जाता है, उसके फॉर्म में उसको कोल को कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये मिक्सचर क्या चीज़ का होता है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये सब का मिक्सचर होता है क्या, तो सीन गैस ये सब का मिक्सचर होता है। पूछोगे कि और कोई भी गैस हो सकता है क्या सीन गैस में, तो मेरा आंसर होगा हमें नहीं पता अभी। चलो, अब क्या है, नीति आयोग का जो रोड मैप है ऑन फॉर मिथेनॉल इकोनॉमी, ये आपका आया है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करता है 10% ऑफ क्रूड, बहुत अच्छी बात है, देख लेना इसको एक बार अगर देखना होगा तो। ठीक है कि अच्छा ऐसा पूछ सकता है, मिथेनॉल इकोनॉमी, मैप फॉर मिथेनॉल इकोनॉमी ये किसका है, रोड मैप, कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है, अगर पूछना चाहे तो UPSC कुछ भी पूछ सकता है, तो करना चाहो तो यहाँ से थोड़ा बहुत कर लेना यार इनिशिएटिव्स। अब आता है पॉसिबली एक्सटेंट स्पेसीज, यार रट जाना है इसको, जितना है ये सब स्पेसीज के बारे में जो चीज़ था इधर, इसको कहाँ आ गया यार, क्लाइमेट एक्शन प्लान ये हो गया था ना, हुआ क्या था, इसको तो मेंस के लिए करना था। हाँ, इसको रट जाना यार, इसमें क्या ही बताएं, अब इसको रट जाना। हाँ, यहाँ पे कैटेगरीज अंडर IUCN रेड लिस्ट जो है ना, जैसे कि आप लोग क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना, या एक लिस्ट कहीं पे होगा तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, जिसमें एक ये जो तुम्हारा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि इतना परसेंटेज, इतना नंबर ऑफ स्पेसीज़ वगैरह होनी चाहिए, उस वाले नंबर्स और उस वाले जो परसेंटेज है उसको अच्छे से पढ़ लेना और देख लेना कि 70% किस में है, 50% किस में है, अलग अलग जो है, ठीक है, किस में कितना क्या होता है, ये सब देख लेना। ठीक है, अब क्या है, कुछ स्पेसीज़ जो है जिसका IUCN स्टेटस चेंज हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे मेंशन करा गया है, जैसे कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लेजर्ड है, एंडेमिक टू इंडोनेशिया, ये मूव कर दिया गया वल्नरेबल से इसको इंडेंजर्ड में डाल दिया गया, कौन सा, कोमोडो ड्रैगन। उसके बाद अल्बैकोर टूना एंड येलोफिन टूना, ठीक है, ये मूव कर दिया गया है नियर थ्रेटेंड से लिस्ट कंसर्न में। उसके बाद येराकुड डे गेको ये लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड में डायरेक्ट आ गया है। उसके बाद सतारा ग्रेको ये मूव कर दिया गया वल्नरेबल टू क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। उसके बाद येलो मॉनिटर इसको मूव कर दिया गया फ्रॉम लिस्ट कंसर्न टू इंडेंजर्ड में। ठीक है, ये आपने पता चल गया। ठीक है, ये याद भी होना चाहिए कौन किससे, कम से कम ये तो पक्का याद होना चाहिए कौन कहाँ से किस में मूव हुआ है।
सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IUCN के बारे में देख लो, ये इसका हेडक्वार्टर ग्लांस स्विट्जरलैंड में 1948 में आया था। ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें 1400 से ज़्यादा मेंबर्स है। इसमें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर हो सकते हैं। ये जो है हर 4 साल में IUCN जो है कन्वे करता है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस टू सेट द ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा वगैरह। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखो डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा बता दिया गया, बट ये पूरी तरह से नहीं बताएं कितना परसेंटेज में कितना होता है, कितना नंबर ऑफ कितना होता है। एक बार चेक कर लेना उसको अगर होता है अभी तो। बहुत अच्छी बात है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। अच्छा, ये अभी कुछ मैंने टिक कर दिया है, इसको अगर देखना हो तो देख लेना। अब आता है तमिलनाडु जो है टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ, तो तमिलनाडु में। और डुगोंग को जो है ये इसको सी काउस भी बोला जाता है। ये एक तरह का हर्बीवोरस मैरीन मैमल है, ठीक है। और एंड द ओनली मेंबर ऑफ द फैमिली डुगोंगिडाई, मेकिंग इट वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग स्पेसीज इन द ऑर्डर सिरेनिया, जो भी है ये देख लेना। ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो वल्नरेबल है ये IUCN का देखोगे तो। और शेड्यूल 1 ऑफ WPA 1972 में ये आता है। तो डुगोंग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता दो जल्दी जल्दी। वल्नरेबल है सर, और ये सी काउस भी इसको बोलते हैं। ये हर्बीवोरस मैरीन मैमल्स है, बहुत अच्छी बात है। इसका लाइफ स्पान लगभग 70 साल या 70 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। और फीमेल डुगोंग का देखोगे तो ये ब्रीड करता है एवरी 2.5 to 7 ईयर्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 17 ईयर्स ये और इसका जेस्टेशन पीरियड देखोगे तो ये 13 से 15 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। एंड अ नर्सिंग पीरियड ऑफ अराउंड 18 मंथ्स। तो ये इसका लाइफ स्पान वगैरह और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स वगैरह है ये सब भी थोड़ा बहुत आपने जान लिया। ये जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है किसका है, सेलर्स सी कॉ का, ये आपका क्लोजेस्ट रिलेटिव है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स देख लेना। इंडिया ने जो है साइन करा था ये वाला MOU ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डुगोंग्स एंड देयर हैबिटाट्स बाय UNEP एंड कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। इसके द्वारा ये वाला जो MOU था इसको इंडिया ने साइन करा था 2008 में, ठीक है। और एक टास्क फोर्स भी बनाया था इसी के लिए। बहुत अच्छी बात है। ओके, यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री। हाँ, यूनेस्को ने पहली बार 5 कंट्री वाला जो है वर्ल्ड के 5 कंट्री वाला एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। कहाँ पे, इन अमेजन ऑफ यूरोप, ठीक है। अब देखो बायोस्फीयर, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में दिया हुआ है, ये कवर करेगा लगभग 700 किलोमीटर्स ऑफ द मूरा, ड्रावा एंड डनूबे MDD रिवर्स एंड स्ट्रेचेज अक्रॉस। ये 5 कंट्री के बारे में, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, ठीक है। ये आपने पता होना चाहिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, ये एरिया होता है टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम का जो एरिया होता है, ये एरिया होता है ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम का, जो कि प्रमोट करता है सॉल्यूशंस टू रिकनसाइल द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ इट्स सस्टेनेबल यूज़। बहुत अच्छी बात है, ये तो पता होगा। यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं किसके अंदर डेजिग्नेट किया जाते हैं, तो MAB बोले तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है। ये किसका होता है, तो यूनेस्को का होता है। तो उसके अंतर्गत ये चीज़ को किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट करा गया जाता है, ठीक है। और अगर प्रिसाइज देखोगे तो बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द MAB कंसिस्ट ऑफ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी क्या है, टोटल 12 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। यहाँ पे नाम देखना है तो नाम देख लो। इंडिया में 12 जो है तुम्हारा यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे, तो इंडिया में 12 है। जब तक ये था, आई एम नॉट सो श्योर अभी एज ऑफ नाउ, कभी भी चेंज हो सकता है। ये कब का है, सितंबर 2021 तक ये चीज़ है। चलो, हाइबोडोंट शार्क के बारे में देख लो। ये तुम्हारा जुरासिक एज का शार्क है, ठीक है। ये कहाँ पाया गया है, तो राजस्थान जैसलमेर में पाया गया। बहुत अच्छी बात है, ये देख लेना है, रट लेना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट्स टू द नेशन 35 क्रॉप वेराइटीज़ विद स्पेशल ट्रेड्स। बहुत अच्छी बात है, देख लेना, अंडरलाइन कर दिए हैं। उसके बाद द एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमी। देखो ये जो चीज़ें हैं जो आप पढ़ के समझ जाओगे तो उसमें ज़्यादा बताने का कोई मतलब होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। ये हो गया आपका। तो प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट करा।
हाँ, द एटलस फॉर ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम्स, ये किसके द्वारा रिलीज करा गया है? तो डब्ल्यू एम ओ के द्वारा रिलीज करा गया। और डब्ल्यू क्या है? एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, ये मेट्रोलॉजी वगैरह, वेदर, क्लाइमेट सबके से रिलेटेड बातें करता है। डब्ल्यू से रिलेटेड ये होता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज कैन फोर्स 216 मिलियन पीपल टू माइग्रेट विद इन देयर ओन कंट्रीज बाय 2015। ये रिपोर्ट किसके द्वारा है? रिसेंट ये जो आपका बात किसके द्वारा बताया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने अपडेट किया ग्राउंड वेल रिपोर्ट। ठीक है, तो उसी के बारे में है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है? ग्राउंड वेल रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या किससे रिलेटेड है, किसके द्वारा आता है, ये सब यहाँ से आपको पता होगा, चल गया होगा। मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी रीपर्पसिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम, ये वाला जो है ये किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करा गया है? तो FAO, UNDP, UNEP ऑन द एव ऑफ फूड सिस्टम समिट, इनके द्वारा रिपोर्ट करा गया है। उसके बाद है तुम्हारा ग्रीन वॉयस 2050 प्रोजेक्ट, ये लॉन्च करा गया है मई 2019 में। ये तुम्हारा पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन नॉर्वे एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये एम करता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए शिपिंग इंडस्ट्री को टुवर्ड्स लोअर कार्बन फ्यूचर। इंडिया जो है, इंडिया को सेलेक्ट कर लिया गया एज ए फर्स्ट कंट्री अंडर दिस प्रोजेक्ट फॉर कंडक्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग। इंडिया को पहला कंट्री सेलेक्ट कर लिया गया है। किसके द्वारा आया है ये लॉन्च? किसके द्वारा? तो नॉर्वे और IMO के द्वारा। IMO बोले तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये तुम्हारा वन ऑफ द 2 मेन ट्रैक्स है ऑफ द US इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप दैट वाज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2021। बहुत अच्छी बात है। हो गया आपका सितंबर मंथ का भी करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड। थैंक यू।